हाँ तो भैया कहानी पहुंच गई थी अफरा टिम्पेनी ब्लॉट तक, है ना। पिछली क्लास में हम लोगों ने मेटाबॉलिक रिलेटेड डिसीज़ या उपापचय क्रिया से संबंधित बीमारी की चर्चा शुरू करी, जिसमें अपन ने मिल्क फीवर, दुग्ध ज्वर के बारे में बात करी, है ना। अब हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आखिरी डिसीज़ बची है अफरा। इसी को कहा गया है टिम्पेनी या ब्लॉट, या इसी को टिम्पेनाइटिस नाम याद रखना। सारे ही नाम से पूछा गया है क्वेश्चन अलग अलग बार, ठीक है। अब भैया सबसे पहले तो इस बीमारी का जो नाम है उसी से ही समझ लेते हैं अपन। ब्लॉट मतलब गैस, लेकिन किस रूप में? बुलबुले के रूप में, रुमेन वाले स्टमक में। पिछली क्लासेस में अगर तुमने देखा हो, नहीं देखा हो तो पिछले वीडियो लेक्चर खोलना, उसमें एनिमल एनाटॉमी वाला जो टॉपिक है उसमें मैंने बताया है कि रुमेन के अंदर जब भोजन का फर्मेंटेशन होता है तो फर्मेंटेशन जब चल रहा होता है, किण्वन जब हो रहा होता है, तो उसमें जो है गैस के बुलबुले बनते हैं, है ना। तो वही गैस जो है यहाँ बनने लगती है, यहाँ भी बन रही है बुलबुले के रूप में, इसीलिए उसको कहा गया है ब्लॉट। तो गैस के बुलबुले को ही ब्लॉट कहते हैं, है ना। झाग जैसे या कहें कि बुलबुले जैसे, तो यहाँ पे इसी को ब्लॉट शब्द कहा गया है। अब मेनली यहाँ कौन सी गैस बनती है? तो CO2 और अमोनिया NH3, है ना। ये दोनों ही है, पूछा गया क्वेश्चन है ना। ब्लॉट में, टिम्पेनी में, अफरा में कौन सी गैस बनती है? CO2 अमोनिया। मेनली ये रोग किस सीजन में होता है? तो रेनी सीजन में, वर्षा ऋतु में। क्यों भैया? क्योंकि वर्षा ऋतु में मिलता है क्या? हरा चारा। मतलब क्या खिलाने से ये रोग होता है? हरा चारा खिलाने से। हरे चारे में भी मेनली क्या खिलाने से, या कौन सा वाला? दलहनी कि अदलहनी? तो याद रखना दलहनी, लेग्यूम ग्रीन रफेज से होता है, ठीक है। लेग्यूम ग्रीन रफेज में भी यदि पूछ ले मेनली कौन सा, दलहनी में भी कौन से, तो आएगा रिचका बरसिम, यानी कि लूसन। रिचका यानी लूसन और बरसिम, इन दोनों के खिलाने से। कुछ लोग कहेंगे कि सर लूसन बरसिम तो रबी सीजन का है, आपने तो कहा कि खरीफ सीजन में, वर्षा ऋतु में। तो भैया वो जरूर रबी सीजन का है, पर ज़्यादा हरा चारा जो है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ग्रीन रफेज प्रोड्यूस्ड इन मेनली रेनी सीजन, वर्षा ऋतु में ही सबसे ज़्यादा हरा चारा मिलता है। अब होता क्या है कि 3-4 महीने से जानवर जो ठीक से बेचारा, ना तो उसको हरा चारा तो छोड़ो, सूखा चारा नहीं मिल पाया, गर्मियों में पानी नहीं मिल रहा है, ऐसे में अचानक बारिश के टाइम पे ढेर सारा हरा चारा दिखता है। अचानक से जब वो खाता है, फीडिंग हैबिट चेंज हुई उसकी, है ना। पेट तैयार नहीं था इतने हरे चारे के लिए और उसने शौक में खा लिया। ऐसे तुम लोग कई बार शादी ब्याह में भंडारे में जाते हो, तुम्हारी स्पेशल डिश वहाँ पे मिल गई, कहीं रसगुल्ले रखे हैं, गुलाब जामुन रखे हैं, है ना। तो तुमने बिल्कुल टारगेट ही तय कर लिया कि अब तो सारी चीज़ें एक तरफ, हमला बस एक ही चीज़ पे होना है ना। ठूसे जा रहे, अगले दिन पेट खराब, क्योंकि पेट तैयार नहीं है उस चीज़ के लिए, है ना। तो यहाँ भी यही चीज़ हो रही है कि पेट तैयार नहीं था, अचानक से सडन चेंज ऑफ राशन मे बी कॉज टिम्पेनाइटिस, ये ध्यान रखना। तो ऐसी स्थिति में गैस बनने लगती है। जब गैस बनती है तो लेफ्ट साइड का पेट फूलता है। 4 पेट हैं उसके, तो जो लेफ्ट तरफ है वो है रुमेन, है ना। तो बाईं कोख या बायां पेट या कोख फूलना, है ना, या इसी को कहते हैं लेफ्ट फ्लैंक। तो लेफ्ट फ्लैंक जो है वो डिस्टेंडेड होने लगती है, फूलने लगती है। मैं कहूँ कि बेटा पेट फुला लो पूरा और अब श्वास लो, तो तुम कहोगे सर पेट तो फूला हुआ रखा है, अब श्वास कैसे लें? पहले पेट को पिचकने दो, बाहर निकलने दो श्वास, तब जाके नहीं आएगी। मैं कहूँ नहीं, पेट फुला रहने दो और श्वास लो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। यही एनिमल के साथ होता है कि पेट जो है वो ब्लॉट के कारण, गैस के कारण फूल चुका है और अंदर जगह नहीं बची श्वास लेने की। ब्रीदिंग प्रॉब्लम आने लगती है, श्वसन में परेशानी। और जब ऐसा होता है तो वो खींच के ऐसे श्वास लेता है। जब फिर भी श्वास नहीं ले पाता है तो उस फूले हुए पेट पे, लेफ्ट साइड के पेट पर जोर से पैर से कीक मारता है, मतलब अपने ही पैर से अपने ही पेट पे मारता है ना। तो कीक ऑन स्टमक,
कि अपने पैर से ही पेट पे कीक मारना, फिर भी जब श्वास नहीं ले पाता है, जीभ बाहर निकाल के खांसता है जोर जोर से, फिर भी श्वास नहीं ले पाता है, तो अंत में थक हार के निढाल होके डल होके गिर जाता है लेफ्ट साइड की फ्लैंक में। लेफ्ट साइड ही गिरता है, शायद हो सकता है अंतिम प्रयास कहीं गैस निकल जाए, फिर भी नहीं निकले तो आधे घंटे से लेके तो 3 घंटे में, है ना, 30 मिनट से 3 आवर्स में, 30 मिनट टू 3 आवर्स में डेथ हो जाती है इसकी, फाइल बंद हो गई, है ना। अब ट्रीटमेंट में क्या करें साहब इसको? तो ट्रीटमेंट में पहली चीज़ तो ये सावधानी रखो कि एक साथ खूब सारा हरा चारा मत खिलाओ, है ना। फिर भी खिलाना पड़े तो एक काम करो कि हरे चारे को सूखे चारे के साथ में, जैसे मालवा निमाड़ में कहते हैं ना कूटी बना के खिला रहे हैं, तो कूटी बना के खिलाओ, मिक्स करके खिलाओ, ठीक है। सूखे और हरे का अनुपात क्या रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताना, आहार वाले चैप्टर में मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना, कि पशु आहार के सिद्धांत में हरे चारे और सूखे चारे का अनुपात क्या रखते हैं। हिंट दे देता हूँ, ज़्यादा सूखा चारा रखते हैं। फिर इसके बाद ट्रीटमेंट में ये करो कि सबसे पहले तो जब पेट फूला हुआ है, लेफ्ट साइड में जाओ, बाईं ओर जाओ, उल्टा हाथ बायां होता है ना, उस तरफ जाओ और उधर जाके जो फूला हुआ हिस्सा है, फ्लैंक है, रोमांथिका वाला हिस्सा, उसको छू के देखो, यदि उसमें उंगली घुस रही है, मुलायम है ना, क्योंकि फूला हुआ है, गैस है, तो उंगली घुसेगी उसमें, उस जगह पे आपको ट्रोकर कैन्यूला नाम का एक इक्विपमेंट होता है, याद रखना, पूछा गया है एग्जाम में, ट्रोकर कैन्यूला, है ना। अब ट्रोकर और कैन्यूला कुछ भी नहीं, हत्था और सुई है, ठीक है। इस हत्थे सुई वाले इक्विपमेंट से दवा पहुंचाने का काम भी कर सकते हैं और पंचर करने का काम भी कर सकते हैं पेट को। तो इन दोनों को आपस में जोड़ा और जोड़ करके जो सुई वाला हिस्सा है वो पेट पे लगाया, लेफ्ट साइड वाले हिस्से में, और पेट पे लगा के पीछे जो हथेली लगाई और प्रेशर से उसको दबा दिया और उसको बाहर खींच दिया। अब बाहर खींचने पे ऐसा नहीं गुब्बारे की तरह सूं करता हुआ उड़ जाएगा हवा में, सिंपल सा छोटा सा बारीक पंचर होगा, उसमें से गैस बाहर रिलीज हो जाएगी। गैस बाहर निकली है, गैस बनना बंद नहीं हुई है, दोनों में अंतर है ना। तो गैस रिलीज होगी पंचर करने से, ट्रोकर कैन्यूला के कारण। उसी छिद्र से ही अपन, जो ट्रोकर कैन्यूला वाला है, उसी छिद्र से ही अपन या तो ट्रोकर कैन्यूला की हेल्प से ही या इंजेक्शन की जो है उसकी हेल्प से भी अपन वहां पे टर्पेंटाइन ऑयल, तारपीन का तेल, काम की बात यह है एग्जाम में पूछा गया है, तारपीन का तेल, टर्पेंटाइन ऑयल पहुंचाया जाएगा, है ना। ये नहीं हो तो लिंसीड ऑयल या अलसी का तेल, ये भी एक तरह से कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, कब्जे ठीक करता है, गैस बनना बंद करता है। इसीलिए बाबा रामदेव आजकल खूब डब्बे में भर भर के भुनी हुई अलसी बेच रहे हैं, है ना, लिंसीड बेच रहे हैं, तो उसी का तेल सीधे पहुंचाया जा रहा पेट में, ये भी गैस बनना रोक देगा। तारपीन ना हो तो ये चलेगा, ठीक है। एक तीसरी एक दवा है, अगर मेडिकेशन अवेलेबल हो, होम रेमेडी की ज़रूरत ना पड़े, तो उस कंडीशन में मेडिकल पे जाओ, और कुछ भी नहीं, एल्विनॉक्स लिक्विड आता है, एल्विनॉक्स द्रव, एल्विनॉक्स द्रव या एल्विनॉक्स लिक्विड। इस एल्विनॉक्स द्रव की 10 से 12 ml मात्रा को 100 ml पानी के अंदर घोला और इसको पिला दो तो भी ठीक हो जाएगा, है ना। पिलाना है, उस छिद्र से पेट में नहीं डालना है, पिलाना है ना, तो भी ठीक हो जाएगा। तो ये हुए सारे के सारे भैया ट्रीटमेंट। अगर पूछे कि क्या खिलाना चाहिए जिससे गैस कम हो जाए, या आहार में ऐसी चीज़ बताओ जो गैस बनना कम कर दे, जैसे अपने यहाँ अगर कहे कि भैया पेट में खूब गैस बन रही है तो थोड़ा सा जीरा का पानी पी लो, या इस तरह की होम रेमेडी अपन बताते ना। अब जानवर को जीरे का पानी पिला नहीं सकते इतना सारा, हाँ उसको घोल करके हींग पिलाई जा सकती है, उससे भी ठीक हो जाता है। लेकिन अफरा कम करने के लिए, टिम्पेनाइटिस को ठीक करने के लिए गेहूं का चोकर खिलाया जाता है ना, ये पूछा गया है, याद रखना, व्हीट स्ट्रॉ या गेहूं का चोकर, ये खिलाने से भी अफरा कम होने लगता है, ठीक है। तो भैया ये बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब आपको पूछा जाए कि अफरा की सबसे खतरनाक अवस्था कौन सी, मोस्ट हार्मफुल स्टेज ऑफ टिम्पेनाइटिस, दैट इज फोमी, फ्रोथी स्टेज, व्हाट इज इट, क्या है भैया ये? तो ये है झाग वाली अवस्था। क्या होता है जब खूब सारी गैस बनती है ना, तो बुलबुले जब गैस के बहुत सारे बनते हैं तो आपस में टकरा टकरा के वो इकट्ठे होने लगते हैं और छोटे होने लगते हैं, जैसे साबुन का झाग, छोटे छोटे हवा के बुलबुले, वैसा ही पेट में भर जाते हैं।
और उस अवस्था को कहते हैं फोमी स्टेज, झाग वाली अवस्था, फ्रोथी स्टेज। और ये सबसे खतरनाक स्टेज है, इसमें ये बाहर भी नहीं निकलता, पंचर कर दो पेट तो भी बाहर नहीं निकल पाती ठीक से, क्योंकि छोटे छोटा झाग बन चुका है। तो इस स्टेज में डेथ होना तय हो जाती है। तो मालवा निमाड़ में जहाँ सोयाबीन लगाते हैं वहाँ टिम्पेनी का केस बहुत आम है, तुमने ध्यान कभी दिया होगा शायद, है ना, कि रेनी सीजन में जब सोयाबीन लगी, सोयाबीन क्या है, दलहन है, लेग्यूम है ना, ऑयल सीड है, उसका यूज़ जो है ऑयल पर्पज से होता है, लेकिन है तो वो लेग्यूम ही है ना, रूट्स में नोड्स होती है उसमें राइजोबियम। तो सोयाबीन खूब सारी आवारा जानवर खाने लगता है। अब आवारा जानवर खूब सोयाबीन खा रहा है, बढ़िया, इतने टाइम बाद खाने को मिला हरा, और उसमें भी लेग्यूम मिल गया। तो जब खूब सारा खा लेता है, पेट भर जाता है, तो फिर जब फर्मेंटेशन शुरू होता है और गैस बनना शुरू होती है तो बहुत गैस बनती है, पूरा पेट फूल जाता है। अब ऐसे में उसको संभलने का मौका नहीं मिलता और कई बार वो खेतों में ही गिर जाता है वहीं पे। कई बार देखना बारिश में खेत में जानवर जो पेट फूला हुआ है, चारों हाथ पैर फैले हुए हैं और पड़ा हुआ है, वो यही केस है अफरा वालिडी, है ना। अब इसका एग्जाम्पल आप अपने आप से ही ले लो। आप संडे के दिन खूब ठूस ठूस के दाल बाटी खा के और बैठे हुए हो तो बार बार पानी की प्यास लगेगी, पेट बड़ा बड़ा और कड़क कड़क मालूम पड़ेगा। तो बस वही चीज़ यहाँ हो रही है ना। तो ये अफरा और दुग्ध ज्वर, ये दोनों ही उपापचयी क्रिया से संबंधित रोग है, मेटाबॉलिक डिसीज़ हैं, ये ध्यान रखना। बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हैं बहुत सारे हैं, ठीक है, वो नोट्स में आपके पास लिखे होंगे, आपके मास्टरों ने लिखवा भी दिए होंगे, ठीक है। टिटेनी डिसीज़, ग्रॉस टिटेनी के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से होने के चांस बढ़ जाते हैं, मेनली अफेक्ट टू हॉर्स, घोड़ों में सबसे ज़्यादा होने के चांस है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अगर पूछे कौन से बैक्टीरिया से, तो कहना क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है, जिसमें जबड़ा जो है वो लॉक हो जाता है, जिसको कहते हैं लॉक जॉ, हिलता नहीं है ना। और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, जिसे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन मतलब मांसपेशियों में जकड़न आना। जैसे बैठे बैठे कई बार पैर में जो है होता है ना, कई बार होता है ना कि पैर में, बोलचाल में कहते हो कि नस पे नस चढ़ गई है ना, हड्डी जो है खसक गई, ऐसा बोलते हैं बोलचाल में अपन, और अपने आप ठीक भी हो जाती है थोड़ी देर में। तो वो जो है उसको बोला गया है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, है ना। तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी ध्यान रखना, हाइपोमैग्नीशियमिया और ग्रॉस टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, तो मुंह की गति रुक जाती है, लॉक जो इसको कहा गया है। बाकी बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है, काम की चीज़ इतनी ही है। बोटुलिज्म में पिछली क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। थिलेरियसिस, थाइलेरिया डिसीज़ बता चुका हूँ पिछली क्लासेस में। तो डिसीज़ से रिलेटेड लगभग सारी बातें हो चुकी है ना। तो ये हो गया भैया कंप्लीट चैप्टर। इसके अलावा यदि आपको कुछ डाउट लग रहा हो किसी टॉपिक में तो मैसेज करके बताना, हम लोग लाइव क्लास में उस पर चर्चा कर लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। लाइव क्लास में मिलेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स आपको हैं, है ना, डाउट्स आप तैयार रखना, ठीक है। जितने भी डाउट है, क्वेश्चन है, उन पर टिक करके रखो। लाइव क्लास में एक दिन आएंगे और केवल क्वेश्चन पे बात करेंगे। आपके क्वेश्चन होंगे, मेरे आंसर होंगे, दैट्स इट, है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी। इतने ध्यान से सुनने के लिए सभी लोगों को थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में।